हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। न्यू इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार में आजादी के बाद एक्सप्रेसवे बन रहा है, इससे बिहार को क्या फायदा होगा, और ये भी जानेंगे साथ में कि बिहार आखिर इतना गरीब राज्य क्यों है, वो क्या वजह है जो आज भी बिहार गरीब राज्यों में गिना जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लीज उसके लिए मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मैं बिहार के ऊपर जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि एक समय बिहार इतना आगे था, हिस्ट्री में इतना रिच स्टेट के रूप में जाना जाता था, एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में जाना जाता था। तो ऐसा क्या हुआ कि आज बिहार इतना गरीब हो गया। आज भी बिहार एक गरीब राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो में पहले हम एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं। आजादी के बाद ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है जो औरंगाबाद से जयनगर के बीच बनेगा। इसका टोटल लेंथ जो है 271 किलोमीटर का होगा। इसे 4 लेन का बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद सिर्फ 4 घंटे में आप औरंगाबाद से जयनगर के बीच पहुंच सकते हो। ये एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा और इससे ये होगा कि ये नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से कनेक्ट कर देगा, और इससे नेपाल को भी फायदा होगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट नेपाल बॉर्डर तक बन रहा है। इसे NHI बना रही है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर। इसे बनाने का कॉस्ट ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ के आसपास लगेगा। इसे 30 महीनों के अंदर बना लिया जाएगा। ये 80% ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे गया एयरपोर्ट को भी कनेक्ट कर देगा। इसे 2 फेज में बनाएंगे। फर्स्ट फेज में औरंगाबाद से दरभंगा के बीच 205 किलोमीटर का बनेगा, और जो दूसरा फेज है बाकी दरभंगा से जयनगर के बीच बनेगा। और इतना ही नहीं बल्कि जो यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है 340 किलोमीटर का। उसे फ्यूचर में एक्सटेंड करके NHI 180 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाएगी जो पटना को कनेक्ट कर देगा। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एंडिंग गाजीपुर से पटना कनेक्ट हो जाएगा तो पटना डायरेक्टली दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। पटना के लोग इजीली दिल्ली तक जा सकते हैं, और हो सके बिहार की गवर्नमेंट, झारखंड की गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट को साथ में आकर एक बिहार से झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच एक्सप्रेसवे बना देना चाहिए। इससे ये होगा कि बिहार को कोलकाता पोर्ट तक जाने के लिए एक अच्छा सा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, और एक्सप्रेसवे जो होता है हाईवे के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होता है। तो इससे इस इलाके में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से होगा, और बिहार में जो इंडस्ट्रीज होंगी वे इजीली इस एक्सप्रेसवे से होते हुए कोलकाता पोर्ट से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर सकती हैं। हालांकि एक एक्सप्रेसवे को प्रपोज किया गया है अंडर भारतमाला का जो फेज 2 चालू हुआ है, उसमें वाराणसी, रांची और कोलकाता को कनेक्ट किया जाएगा। ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। इसे बनाने के लिए भी बातचीत चल रहा है। अब देखते हैं फ्यूचर में बनेगा कि नहीं। लेकिन इससे अगर आप देखोगे तो बिहार को कुछ खास बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिहार से होकर ही कुछ खास जा नहीं रहा है। और NHI जो है ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपीस का नेशनल हाईवे बिहार में बनाने वाली है। और जो हमारा नेशनल वाटरवे का प्रोजेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश से ढाका पोर्ट तक इजीली पहुंच सकते हैं और वहां से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बिहार के पास काफी अपॉर्चुनिटी है। जरूरी है कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाए और अपने आप को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करे। ये एक्सप्रेसवे बन जाने से वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होगा ही, वहां पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स काफी उगाए जाते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे के आसपास फूड प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्री लग सकती है। गवर्नमेंट ने PLI स्कीम के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया है। तो अब बिहार को जरूरी है कि अपने इधर इंडस्ट्री को बुलाए, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके। साउथ ईस्ट एशिया एक बड़ा मार्केट है, चाहे तो बिहार इसका फायदा उठा सकता है, अपने इधर से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करे, वहां पे बेचे। तो ये सब चीजें ना लॉन्ग टर्म सोचा जाता है, शॉर्ट टर्म में ये सब दिखता नहीं। आप ये सब चीजों के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर। मैं जितने भी आर्टिकल्स को रीड कर रहा हूँ तो उसमें एक टॉपिक सब में कॉमन है, कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार को कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होता है, लेकिन बिहार में बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। अगर बिहार चाहता हो तो अपने यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इजीली कर सकता था। बिहार लैंड लॉक भले है, लेकिन अगर आप देखो तो कोलकाता पोर्ट बहुत ज्यादा दूर नहीं है बिहार से। बिहार के पास क्या नहीं था? एग्रीकल्चर लैंड। बिहार के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा था, मिनरल्स भर भर के है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई विजनरी
विजनरी लीडरशिप बिहार में नहीं आया जो आने वाले 50 साल 100 साल की प्लानिंग करके अपने इधर डेवलपमेंट करे। कोई अपना नेचुरल रिसोर्सेस बेच कर पैसे कमा रहे थे और बाकी स्टेट अपने इधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही थी। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, बट अनफॉर्चुनेटली बिहार के पास नेचुरल रिसोर्सेस होने के बाद भी उन्होंने अपने इधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया। जब वेस्ट बंगाल को इंडस्ट्रीज छोड़ के बाकी स्टेट में जा रही थी तो वहां पे बिहार को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए था, अपने इधर इंडस्ट्री को बुलाना चाहिए था, लेकिन वहां पे भी बिहार कुछ खास कर नहीं पाया। यही रीजन है कि बिहार के लोग आज माइग्रेट करके बाकी स्टेट में जाते हैं, अपनी पूरी फैमिली छोड़ के उनको जाना पड़ा है, सिर्फ किस लिए? पेट पालने के लिए, जॉब के लिए, पैसे कमाने के लिए। वहीं पे अगर हम आज बिहार को देखते हैं तो बिहार किस नाम से जाना जाता है? जंगल राज, हाई क्राइम रेट, गवर्नमेंट जॉब, इन्हीं सब नामों से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार की गवर्नमेंट को सोचना होगा कि बिहार का फ्यूचर किस तरफ लेकर जाना है, और लोगों को भी यहाँ पे सोचना होगा कि जब भी आप कोई लीडरशिप चुनते हैं, कास्ट से ऊपर सोचे, एक विजनरी लीडरशिप चुने। देखो आप बिहार को, बिहार किसी भी फील्ड में आगे नहीं एजुकेशनल हब है, नहीं मैन्युफैक्चरिंग के रूप में जाना जाता, नहीं IT हब के रूप में जाना जाता है, नहीं इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है। अगर बिहार को देखो तो वहां से सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर निकलते हैं। तो IAS ऑफिसर निकलना और गवर्नमेंट जॉब लेना ये कोई स्टेट की अचीवमेंट नहीं होती है। स्टेट जाना जाता है, आप गुजरात को किस नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र को किस नाम से जानते हैं, तमिलनाडु को किस नाम से जानते हैं, कर्नाटका को किस नाम से जानते हैं। ये IT हब या इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में जानी जाती है। कहीं ना कहीं इस बारे में भी सोचें। IAS ऑफिसर निकल के भी क्या मतलब, आप खुद को एजुकेशन हब के रूप में भी तो डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो सोचे, जब बिहार के बारे में सोचते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बिहार के जब हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो बिहार कितना स्ट्रॉन्ग स्टेट था, कितना एक रिच स्टेट था। वहां पे बड़ी बड़ी डायनेस्टीज ने रूल किया है, मौर्य एम्पायर जिन्होंने पूरे इंडिया पे रूल किया है, गुप्ता डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। उस समय अगर आप देखोगे तो बिहार एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता था, सबसे पावरफुल स्टेट के रूप में जाना जाता था, एक डेवलप फ्लरिश करता हुआ स्टेट के रूप में जाना जाता था। आप सोचो कि वहां से बुद्धिज्म निकला, जैनिज्म भी कहा जाता है कि बिहार से ही निकला। हिस्ट्री में हर एक फील्ड में इतना ज्यादा आगे होने के बावजूद भी आज हम जब बिहार को देखते हैं तो बिहार एक गरीब राज्य, पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। आज जो पटना है, यही पटना एशियन टाइम में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। यही पटना नंदा, मौर्य, गुप्ता जैसे बड़े बड़े अंपायर की राजधानी थी, और उस समय के हिसाब से ये पटना जो पाटलिपुत्र था बहुत ही इंडिया में सबसे डेवलप कैपिटल था, बहुत ही अमीर राजधानी थी। इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए जाना जाता था। लेकिन वही आज जो पटना है, लास्ट ईयर इंडिया के सबसे अच्छे सिटी और सबसे गंदे सिटी की गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी किया था, जिसमें पटना इंडिया के सबसे गंदी सिटी है। ये कितनी शर्म की बात है। एक समय में यही पटना पाटलिपुत्र कितना विशाल, डेवलप और अमीर कैपिटल था, आज उसकी क्या कंडीशन है आप रिपोर्ट में जाके पढ़ सकते हैं। कमी बिहार में नहीं है, कमी लीडरशिप में है, कमी डिसीजन मेकिंग में है, कमी पॉलिसी मेकिंग में है, कमी जो है थर्ड क्लास की पॉलिटिक्स में है। तब भी बिहार ऐसा ही था, आज भी बिहार ऐसा ही है। कमी गवर्नेंस में है, एक विजनरी लीडरशिप को आगे करें। तो आप लॉजिकली सोचो कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाती है, क्या वो विजनरी लीडर है? क्या वो विजन दे सकती है? किस तरह से दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे चल रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा है, ये सब चीजों के बारे में क्या वो पॉलिसी बनाएंगे यार? किस तरह का आप लोग लीडरशिप चूज करते हो? आप अपनी हिस्ट्री को देखो। आज हम बिहार को देखते हैं तो बिहार जो एक समय में रिच था, आज उसे अपना स्टेट चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। मतलब बिहार जितना टैक्स देता नहीं है, उससे ज्यादा उसको पैसे वापस मिलते हैं। और फिर भी जब बिहार की गवर्नमेंट ये बोलती है कि दिल्ली और मुंबई को तो बिहार के लोगों ने ही खड़ा किया है, तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट को ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। बिहार को जरूरी है कि अपना एटीट्यूड चेंज करे। मैं बिहार से नहीं आता हूँ, अब मैं ये बात सुनूंगा तो ऑब्वियस मुझे बहुत खराब लगेगा। मतलब ये किस तरह से आप बोल रहे हो? बिहार के लोग मजबूरी में आते हैं, उनके यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता तो उन्हें पूरी फैमिली छोड़कर बाकी स्टेट में माइग्रेट नहीं करना पड़ता। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मैक्सिमम टैक्स मिलता है वो गुजरात,
महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट से मिलता है। और ये राज्य वैसे ही बिहार पे काफी गुस्सा करते हैं। आप अपने इधर डेवलपमेंट करें और लोगों को भी ये कहते हैं कि आप अपने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएं, वो बिहार को डेवलप करें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार के लोग हार्ड वर्किंग नहीं होते। बिहार के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। हर तरह की कंडीशन में वे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। इतने हार्ड वर्किंग लोगों के होने के बावजूद भी बिहार डेवलप नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये बिहार की गवर्नमेंट को सोचना होगा। यहाँ पे जरूरी है कि प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाया जाए। आने वाले 25 साल 30 साल की प्लानिंग बनाए, किस तरह से आप अपने आप को डेवलप करोगे, या फिर कब तक बिहार के लोग माइग्रेट करके बाकी स्टेट में जॉब करने के लिए जाएंगे। आप अपने बाजू वाले स्टेट को ही देख लो, यूपी को। आप आजादी के बाद पहला एक्सप्रेसवे बना रहे हो, जबकि यूपी कितने सारे एक्सप्रेसवे पे काम कर रहा है। इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट नहीं होगा जो यूपी को एक्सप्रेसवे के मामले में टक्कर दे पाए। और ये एक्सप्रेसवे डेवलप हो जाने की वजह से इससे यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और यूपी रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज होगा, रैपिडली चेंज करेगा खुद को। और वहीं पे बिहार का फ्यूचर क्या होगा, ये बिहार की लीडरशिप पे डिपेंड करता है। क्या एक विजनरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते हैं, या फिर वही कास्ट पॉलिटिक्स, इलेक्शन, जात पात के चक्कर में बिहार बर्बाद होता ही रहेगा। तो जल्द ही मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बिहार किस तरह से अपने आप को टूरिज्म हब बना सकता है। बिहार किस तरह से एक समय में इतना रिच था, आज इतना गरीब हो गया। बिहार किस तरह से फ्यूचर में खुद का डेवलपमेंट कर सकता है, आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप बुरा मत मानना मेरे बातों को, बट ये कड़वा सच है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। जब तक हम लोग प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसके सोल्यूशन पे कैसे बात करेंगे। तो हमें जरूरी है कि प्रॉब्लम को डिस्कस करें। और प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सपोर्ट किया करें। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।